Yeah, hello friends. This is Sikha Singh Rajput, and don't forget like, share, subscribe your own YouTube channel e-commerce. So finally, stand. Today we are going to start the economics from the class 12th, and today we are going to start it. Okay, so now this is the class 12th economics book, and this book has been written by the Dr. Harish Chandra Sharma and then Dr. Mohan Singhal. Okay, now in the class 12 first chapter is taken from the introduction of the economics. Okay, as we already know that what is economics, अर्थशास्त्र क्या है। तो सबसे पहले देखें कि अर्थशास्त्र की जो उत्पत्ति, अर्थशास्त्र जो वर्ड, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है हमारा वो कहाँ से आया है। तो अंग्रेजी जो इंग्लिश वर्ड है इकोनॉमिक्स, कुछ लोग का मानना, मतलब कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना, इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ये जो वर्ड है ये हमारे लैटिन वर्ड इकोनॉमिका या फिर ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया OIKONOMIA सबसे बना है, जिसका OIQS ऑइकस मीन्स होता है ग्री और नॉस मतलब होते हैं नियम। तो अर्थशास्त्र हमें रूल रेगुलेशंस बताते हैं कि एक देश के अंदर अर्थव्यवस्था में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे धन का विज्ञान बताया है, मार्शल ने इसे भौतिक अर्थशास्त्र की संज्ञा दी है, रॉबिन्स ने कहा कि भाई यह वह कला और विज्ञान है अर्थशास्त्र जो लक्ष्य और वैकल्पिक प्रयोग वाले जो भी सीमित साधन है उसका प्रयोग हमें कैसे करना है इसके बारे में बताए जाते हैं। ये हमारे अर्थशास्त्र की परिभाषा है। सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र के हम पिता के रूप में भी जानते हैं। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। एंड फ्रॉम द 1723 टू 1790 इन्होंने अपनी जो बुक लिखी 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों के धन के स्वरूप और कारणों की खोज। हालांकि ये जो बुक थी इनकी टोटली बेस्ड थी ऑल डेफिनेशंस ऑफ द इकोनॉमिक्स। इन्होंने इकोनॉमिक्स में आने वाले एक एक टर्म में सभी चीज़ों के डेफिनेशंस को बताया कि कौन सी चीज़ें हमें कहाँ पे यूज़ करनी है, उसके मेरिट डीमेरिट एवरीथिंग ही हैज़ एक्सप्लेन्ड। सो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव और उसके कारणों की जांच करता है। इन्होंने धन के स्वभाव और कारणों की खोज बताई कि धन कैसे संबंधित है एक अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र में यदि धन है तो आप इकोनॉमिक्स की स्टडी आप कर सकते हैं। यदि इकोनॉमिक्स नहीं है, यदि धन नहीं है आपके पास, तो आप उसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू मार्शल, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवस्था में मनुष्य मात्र का अध्ययन करता है। अकॉर्डिंग टू मार्शल क्या होता है, जो मनुष्य वो अर्थशास्त्र का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि बिना मनुष्य के अर्थशास्त्र कैसा। तो इनकी परिभाषा ज़्यादा अच्छी होती है कि भाई इकोनॉमिक्स का अध्ययन हम किसके ऊपर करेंगे? मनुष्य के ऊपर। जब मनुष्य ही नहीं है तो आप अर्थशास्त्र का अध्ययन कैसे करेंगे? वह व्यक्ति तथा सामाजिक कार्य के उस भाग की परीक्षा करता है जो कल्याण और भौतिक साधनों की प्राप्ति और प्रयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। तो इनकी परिभाषा ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। नाउ वी कैन से फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स इज द एडम स्मिथ, बट इनकी परिभाषा भी काफ़ी अच्छी है। नाउ सी व्हाट इज द सुटेबल डेफिनेशन फॉर द इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने या कल्याण बढ़ाने तथा आर्थिक विकास के लिए अनेक प्रयोग वाले सीमित साधनों की कुशलता, उपभोग, उत्पादन तथा विनिमय संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो जो अर्थशास्त्र है जिसमें हम लोग धन संबंधी अध्ययन करेंगे, जहाँ पे हमारे साधन तो सीमित होते हैं बट हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं, और उन सभी को पूरा करने के लिए हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि कैसे सीमित साधनों से, कैसे सीमित जो हमारे पास उपकरण हैं हम उससे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड देन नॉर्मेटिव डेफिनेशंस ऑफ द इकोनॉमिक्स। वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्श वास्तविक वे जैसी ही है उसी के रूप में अध्ययन करते हैं। जो वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है, जैसे हमारे देश की जनसंख्या क्या है, और जो आदर्श वो बताता है कितनी होनी चाहिए। एक्चुअल में हमें
कितनी पॉपुलेशन रेट होनी चाहिए, ताकि हम जो डेवलपमेंट है, ताकि जो गवर्नमेंट जो हमारी पॉलिसीज़ जो बना रही है उसको सही तरीके से अध्ययन हम कर पाएँ। ना फर्स्टली सी व्हाट इज़ द पॉजिटिव डेफिनेशंस ऑफ द इकोनॉमिक्स। वास्तविक अर्थशास्त्र समस्याओं को वे जैसी उसी रूप में अध्ययन करते, जबकि आदर्श उसमें बताते क्या होना चाहिए, क्या उसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। Now see the first there are two types of economics according to the criteria, microeconomics then macroeconomics, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा होता है व्यापक अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो जो शब्द है वो हमारा ग्रीक भाषा की मिक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा, स्मॉल। जो चीज़ें छोटी होती, जब हम पर्टिकुलरली एक एक इकाई की, एक एक डिपार्टमेंट के बारे में हम जब स्टडी करेंगे तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसे हम प्राइस थ्योरी भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, फर्म होते हैं, उद्योग होते हैं, उसमें जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं उनका अध्ययन हम करते हैं, ताकि सुचारू रूप से हम इसे रन करा के अपने टारगेट को अचीव कर सके। ना सीधा विशेषताएं सिर्फ 3 ही है। फर्स्ट है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, मतलब जैसे पर्टिकुलरली जैसे परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मजदूरी के ऊपर अध्ययन हो गया, श्रमिकों के ऊपर, मीन्स जो छोटे छोटे फर्म हैं उनके ऊपर हमने अध्ययन किया। सेकंड है आता है हमारा अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन, मतलब जब डिपार्टमेंट हमारे छोटे होंगे तो हम ईजिली उस पर रिसर्च कर पाएंगे, उनका अध्ययन कर पाएंगे। छोटी इकाइयाँ जो होती है उसके ऊपर हम ईजिली स्टडी करते हैं। लास्ट है हमारा कीमत सिद्धांत। वे कीमत सिद्धांत का नाम देकर भी पुकारते, क्योंकि इसके व्यक्तिगत मूल्य जो है, हमारे पर्टिकुलर इकाई की जो व्यक्तिगत मूल्य है उसका निर्धारण हम करते हैं। अब इसका क्षेत्र क्या है भाई, क्षेत्र में पहला आ जाए इसके मांग के सिद्धांत। भाई इसके अंतर्गत मांग फलन क्या होनी चाहिए, मांग की लोच कैसी है, उपभोक्ता संतुलन, जब उपभोक्ताओं के बीच उपभोक्ता अपनी ज़रूरतों के बीच में संतुलन स्थापित करता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट इज उत्पादन का सिद्धांत। कि उत्पादन का सिद्धांत हमें क्या बता रहा है कि कैसा हमारा उत्पादन का सिद्धांत होना चाहिए, हमें कितनी वस्तु को उत्पादन करना है, उत्पादन फलन क्या है, एंड देन लाभ व आगम का विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है। थर्ड था हमारा विशेषता से हम लेंगे, जो से लिया गया कैरेक्टरिस्टिक से, कि कीमत निर्धारण सिद्धांत। इसके अंतर्गत कीमत हम आसानी से निर्धारित कर सकते हैं कि मार्केट में कितनी प्राइस होनी चाहिए, लाइक चावल की, राइस की, गेहूं की, चाय की, दूध की, घी की, पंखे की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम जानते हैं छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन कर रहे हैं, तो भाई प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपका सामान यदि सस्ता होगा तो ईजिली मार्केट में अवेलेबल होगा, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा तो लोग उसे उतना ज़्यादा परचेज नहीं करना चाहेंगे। लास्ट पॉइंट आता है हमारा साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत, कि जो हम साधन यूज़ कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है, या फिर उससे कम दर पर भी हमें वो साधन, जो संसाधन है वो मिल सकते हैं, जैसे मजदूर, भूमि पर दिया गया लगान, जो हम ऋण ले रहे हैं उस पर कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्या कोई रॉ मटेरियल और सस्ता हमें मिल सकता है ना। नेक्स्ट इज अर्थशास्त्र का महत्व या प्रयोग क्या है। पहला है अर्थशास्त्र कार्यप्रणाली को समझना। अर्थशास्त्र की जो कार्यप्रणाली की, उसमें जो व्यक्तिगत अध्ययन हम कर रहे हैं इकाइयों का या फिर आर्थिक इकाइयों का, वो एक अर्थशास्त्र का निर्माण कैसे करता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है। सेकंड इज आर्थिक नीतियों का सुझाव, सजेशन फॉर इकोनॉमिक पॉलिसीज़। जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें जो सिद्धांत वो वास्तविक कार्य से ही संचालित हो, वास्तविक कार्य संचालन का ही वर्णन नहीं करता, बल्कि जो एक आदर्श मीन्स वास्तविक अर्थ साथ 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 आदर्श का भी हमें अध्ययन कराता है कि वास्तविकता क्या है और क्या होना चाहिए, दोनों पे ये बल देते हैं। आर्थिक कल्याण, ये हमारे आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी आते, क्योंकि ये आर्थिक कल्याण संबंधित रीति और नियम बनाते हैं। प्रबंध संबंधी निर्णय, जो व्यावसायिक फर्में हैं जिसके अंतर्गत हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें निर्णय लेने संबंधी
क्षमता भी विकसित करता है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग, जो इंटरनेशनल हमारा ट्रेड है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है जिसके अंतर्गत दो देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, उसके संचालन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्व में उपयोग, जो भी हमारे उत्पादक हैं, विक्रेता हैं, क्रेता हैं, उनके मध्य भी पब्लिक फाइनेंस को ही अवेलेबल कराता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंतर्गत हम अनुकूलतम स्तर पर पहुंचकर जो भी प्रॉफिट है उसको और बढ़ाने और जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको डिक्रीज करने के बारे में सोचते हैं। व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायक, जो भी हमारी व्यक्तिगत इकाइयां हैं जिसके अंतर्गत लागत मांग विश्लेषण तथा रेखीय प्रोग्रामिंग, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब जो हम पर्टिकुलरली इकाई ले रहे हैं स्टडी के लिए, फॉर एग्जांपल हमने व्यक्तियों के समूह को लिया, छोटे समूह को लिया अध्ययन करने के लिए, परिवारों के कुछ सदस्यों को ले लिया, फर्मों को ले लिया, उनके आर्थिक व्यवहार से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट इज लिमिटेशन एंड डिफेक्ट्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। भाई इसकी कुछ सीमाएं, जहाँ पे भी मेरिट है वहाँ पे भी डीमेरिट अवश्य आते हैं। पहला है हमारा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की दो सीमाएं। पहला है इसका अर्थशास्त्र का अधूरा चित्र। भाई यदि माइक्रो एक कारखाने के अंदर घटित होने वाले एक छोटी सी इकाई को हम अध्ययन करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान हम नहीं करा सकते, तो अर्थशास्त्र का अधूरा ज्ञान देता है। सेकेंड इज अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। इसकी जो मान्यताएं हैं वो भी अवास्तविक हैं, क्योंकि ये मान लेता है पूर्ण रोजगार की स्थिति है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। यदि पूर्ण रोजगार होता ही तो किसी भी देश में कोई व्यक्ति बेरोजगार कैसे होता। अगर प्रतियोगिता होती ही तो कोई प्रोडक्ट बहुत महंगे और कोई प्रोडक्ट बहुत सस्ते कैसे बिक सकते हैं। थर्ड इज कुछ विशेष प्रकार की समस्याओं के लिए अनुपयुक्त, जैसे हमारे मॉनेटरी पॉलिसीज़ हो गए, जो भी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी दिक्कत आती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, भाई जो औद्योगिकरण, जो उद्योग इतनी तेज़ी से हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं उन सब में भी बहुत दिक्कत है। मतलब बहुत ये नैरो कॉन्सेप्ट पे आधारित है माइक्रो, जबकि मैक्रो ने इन सभी एरिया को कवर भी कर रखा है। लास्ट इज निष्कर्ष, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ठीक नहीं। जो ये निष्कर्ष दे रहा है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक कारखाने के अंदर घटित होने वाली घटनाएं हैं, मतलब जो बहुत इसने काफ़ी छोटे से एरिया को ही कवर किया इकोनॉमिक्स में, तो हम पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे कर दें। एक फर्म का अध्ययन करके हम ये कैसे बता दें कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, या फिर एक छोटी सी देश या एक छोटी सी फर्म के अध्ययन पे हम कैसे कह दें कि कोई फर्म या फिर ये जो सेक्टर है पर्टिकुलरली वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं करेगा। तो ये सारी समस्याएं, लिमिटेशंस एंड डिमेरिट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। So student, in this video we have covered microeconomics, merit, demerit. Okay, in our next video we will start the macroeconomics. So आप इस वीडियो को देखिए, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, and we will continue next topic in our next video. So don't forget like, share, subscribe your own YouTube channel e-commerce.